Hello students, very good morning. तो myself विष्णु सोनी हु साइंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली आपके 11th की यूनिट फर्स्ट का जनरल इंट्रोडक्शन, जीवों में विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका मीनिंग हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी और वो कंसेप्ट आपके कुछ माइंड में भी सेट हुआ होगा। जो प्रीवियस आप लोगों ने यदि वीडियोज सीन किया होगा, देखा होगा, तो उसके अंदर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं बेटा कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है जीवों में विविधता, इसके अंदर 4 लेसन हैं। सिलेबस प्लान में भी आपको डिस्कस करा चुके हैं। आज हम लोग टुडे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके लेसन फर्स्ट सजीव जगत, लेसन फर्स्ट सजीव जगत डिस्कस करने वाले हैं। और सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो आपको इस चैप्टर के थोड़ा सा तो नेम से ही मालूम चल रहा है। एक तो आपको शब्द नजर आ रहा है बेटा सजीव। इट मीन्स व्हाट मीनिंग ऑफ लिविंग, लिविंग्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे हम लोग बोलेंगे, तो वो चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। और एक कंसेप्ट है जगत किंग, आपके वर्ल्ड क्या है, तो वर्ल्ड वो नहीं है संसार, तो यहाँ संसार सजीवों के संसार की बात कर रहे हैं, सजीवों के जगत की बात कर रहे हैं। तो जगत सजीवों का सबसे बड़ा वर्गक होता है, पद होता है। जैसे संसार सबसे बड़ा होता है ना, ऐसे ही यहाँ जगत सबसे बड़ा होता है सजीवों का। क्लियर? क्या होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें जो डिस्कस करना है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि भैया ये जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन किसे कहेंगे, जिसको हम जीते हैं ना, ये जीवन ही क्या है। दूसरा मीनिंग हमें यहाँ पर देखना है कि सजीव क्या है, लिविंग क्या है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमें बेटा वर्गीकी के बारे में समझना होगा, टैक्सोनॉमी के बारे में समझना होगा कि वर्गीकी क्या होती है, वर्गीकी के अवयव या घटक क्या होते हैं। इसके बाद वर्गीकीय संवर्ग क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं। और एक बेटा आप लोगों को समझना होगा यहाँ पर वर्गीकी के साधन, हेड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इनकी हम लोग इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट आपके सामने आ गया कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिकों को डिस्कस करना है। क्लियर? तो इन टॉपिकों के इर्द गिर्द हम लोग चल के इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेडी? हम लोग फर्स्ट जो आज की इस क्लास के अंदर समझना चाह रहे हैं वो मीनिंग समझना चाह रहे हैं बेटा, जीवन क्या है। क्लियर? उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड हम लोग दिखाते हैं और उस स्लाइड से आप लोग समझने की कोशिश करना है इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपके चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। सजीव जगत आपको इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा होगा, यही सजीव जगत है कि इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी के ऊपर बेटा वनस्पति संप्रदाय भी है और जीव संप्रदाय भी है।
जंतु संप्रदाय भी है, और ये ही मिलकर एक सजीव जगत का क्या करते हैं, निर्माण। इन दोनों के मध्य में, एक दूसरे के मध्य में तालमेल, सामंजस्य का होना जरूरी है। हमारे लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं और पेड़ पौधों के लिए हम जरूरी हैं। बगैर पेड़ पौधों के क्या हम जीवित रह सकते हैं? क्या हमारे बगैर पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं? क्या नहीं ना। तभी पारिस्थितिकी संतुलन है, और यदि तालमेल गड़बड़ा गया तो पारिस्थितिकी संतुलन की समस्या, आपके असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को इस पूरे चैप्टर के अंदर समझनी है। इस लिविंग बर्ड के अंदर ये स्लाइड आपको दिखा रही है। सेकंड स्लाइड के अंदर में व्हाट इज लाइफ, सजीव क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सेंटेंस आपके सामने है, आपको ये थोड़ा सा इंग्लिश में ही बेटा मेंशन करना है ना, क्योंकि कंसेप्ट को समझना है केवल, तो इंग्लिश से ही अच्छा क्लियर होता है। तो इससे अपन लोग समझते हैं कि लाइफ इज ए यूनिक का मतलब होता है एक अद्वितीय, है ना, एक यूनिवर्सल, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जटिल अणुओं के संगठन का एक क्या है, अद्वितीय। क्लियर? लाइफ इज ए यूनिक, एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है, और कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन, जो हमें एक्सप्रेस किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा, प्लांट की बॉडी के अंदर भी, एनिमल की बॉडी के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा। समझ में तब आएगा और भी अच्छा बेटर क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर हमारे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन बेटा इस कंसेप्ट को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ एक एक को क्लियर करेंगे तो आउट चले जाएंगे बेटा, है ना। तो ये आपके सारे इवेंट्स आएंगे, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती हैं। उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये एक्सप्रेस होता है, ये अभिव्यक्त होता है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रही है, लाइफ, कोई जीवन है हमारा। यदि ये ऐसा नहीं होता तो हम लोग लाइफ नहीं मानते ना उसको। फिर लाइफ क्या है? यदि कोई अभिव्यक्ति ही नहीं हो रहा, कोई चीज एक्सप्रेस ही नहीं हो रही, तो इसको लाइफ कैसे बोलेंगे? जीवन क्या है? तो जीवन जीने की कला होती है। तो कला, आर्ट अपने आप में क्या है, एक्सप्रेशन है बेटा, ये चीज बोल रहे हैं। तो विच लीड टू ग्रोथ, जो क्या करती है, वृद्धि करती हैं, वृद्धि के द्वारा होगी, जो किसके द्वारा अभिव्यक्त होती हैं, वृद्धि, डेवलपमेंट यानी परिवर्धन या विकास, रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, आप लोगों के अपने आप में जिम्मेदारी, है ना, अडेप्टेशन अनुकूलन, और रिप्रोडक्शन जनन। इन आदि घटनाओं जो होंगी, इसका मतलब हमारे जीवन में ये घटनाएं हो रही है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और इन केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिक प्रॉपर्टीज है। क्लियर? तो ये एक बार आप लोग इस कंसेप्ट को मेंशन करना बेटा, है ना, इंग्लिश में ही इसको मेंशन करने की कोशिश करना है, तो उससे अच्छा क्लियर होगा। और आपको बता दिया है प्रीवियसली कि थोड़ी सी इंग्लिश टर्म हमें ज़्यादा यूज करनी होंगी, क्योंकि तभी हमारी साइंस में कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट मीनिंग, व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा प्रीवियस वीडियोज आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ भी हम लोगों ने समझा था कि व्हाट मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग विंग अपन लोगों ने यूज किया था, प्लांट एनिमल की बात की थी, तो वो हम लोग यहाँ बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एक सजीव
किसे कहा जाता है? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब स्वयं गुणन करने वाला होता है, खुद अपनी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर में क्या करता है? मल्टीप्लाई। क्योंकि डाइवर्सिटी में बात की थी ना नंबर की, तो नंबर हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे बेटा नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, हम देखते हैं कि हम में अपने जैसी संतति निर्माण की क्षमता होती है, जनन की क्षमता होती है। तो अपने जैसी कॉपी बनाते तो क्या डिट्टो बनती है? क्या नहीं बनती। तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। हर पादप के अंदर, जंतु के अंदर, मानव के अंदर अपनी जैसी संतति निर्माण की यानी गुणन करने की क्षमता होती है, स्वयं गुणन की क्षमता होती है, इवॉल्विंग उद्विकास की क्षमता होती है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग स्वयं नियंत्रण की क्षमता होती है, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाह्य वातावरण से जो उसको उद्दीपन मिलते हैं, उन उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे ये समझा होगा बेटा कभी, हमारे शरीर पे स्किन पे आयल पिन चुभ जाए तो तुरंत हमारे बॉडी में ये स्टिमुलाई मिली। पिन का चुभना स्टिमुलाई है, ये क्या है? उद्दीपन है। और अनुक्रिया क्या की? अपन उस जगह से पैर को, उस जगह से हाथ को, जहां भी चुभी उस चीज को अपने हटा लिया। ये वो क्या है? रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उसके लिए हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स आ जाते हैं। तो ये बेटा हम लोग देखते हैं कि लिविंग ये, इसलिए तो एक करेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर चेतना की क्षमता होती है, सोचने विचारने की क्षमता होती है, तभी तो हम लिविंग हैं। प्लांट के अंदर भी होता है बेटा ऐसा, वो मूवमेंट के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। तो स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या होते हैं? रेस्पॉन्ड होते हैं। तो ये आप लोगों को लिविंग बीइंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग भी आपको मेंशन करना है। क्लियर? इसके बाद बेटा आप लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो है आपके टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के गुणधर्म या सजीवों के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये हम लोग देखना चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर कि सजीव और निर्जीवों में हम लोग कैसे विभेद कर सकते हैं। वो गया बचपन का जबकि सजीव चलते हैं, निर्जीव नहीं चलते हैं ना, सजीव श्वास लेते हैं वो नहीं लेते, ऐसा नहीं सीखना हमें यहाँ पर। वो हमारे लोअर लेवल की बातें हैं। यहाँ अब लेवल से हम लोग बातें करना चाह रहे हैं। तो लिविंग बीइंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो 11th के अंदर बेटा आपके एनसीईआरटी में केवल 5 प्रॉपर्टीज को मेंशन किया हुआ है। उन 5 प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि सजीवों के द्वारा, सजीव प्राणियों के द्वारा निम्नलिखित ये 5 गुणधर्म या विशेषताएं प्रदर्शित की जाती है, और यदि कोई प्राणी इन 5 में से कोई विशेषता दर्शाता है, इसका मतलब वो सजीव है, वो लिविंग है। क्लियर? तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ को बेटा हिंदी में कहा जाता है, आपके में मेंशन कर देता हूं इनकी हिंदी भी यहाँ पर, वृद्धि। पहला लक्षण क्या है? वृद्धि। दूसरा रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है जनन या प्रजनन, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, प्रजनन लिख दो या जनन लिखें, बात एक ही है, रिप्रोडक्शन। तीसरा गुणधर्म है बेटा उपापचयन। उपापचयन। तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। और छठा बेटा कॉन्शियसनेस यानी चेतना। ये निम्नलिखित 5 गुणधर्म सजीव प्राणियों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। माइंड में सेट कर लेना इन 5 को बेटा। पहला वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा उपापचय, चौथा कोशिकीय संगठन, और 5वां है आप लोगों के चेतना। पहला वृद्धि यानी ग्रोथ, दूसरा है आपके प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, तीसरा है आपके उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, चौथा है कोशिकीय संगठन, 5वां है चेतना। एक बार 5 के नाम याद हो जाने चाहिए।
हमें रीडिंग ऐसे लगानी है कि एक एक पेज आपको एनसीईआरटी का सामने नजर आने लग जाए, सपने में भी आप ये कहने लग जाए उस पेज पे लिखा हुआ है। ये सीखेंगे, ये एबिलिटी अपन लोग बनाएंगे अपने अंदर कि हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन आया है ये किस चैप्टर के किस पेज से निकला हुआ है। क्योंकि बेटा नीट के अंदर जो पेपर आता है वो 80 to 90% पेपर, यानी मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं 90 में से 80 अबव क्वेश्चन देखते हो आप लोग कि एनसीईआरटी की बुक्स में लाइन टू लाइन आते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक के हर कंसेप्ट को समझना है। एनसीईआरटी से भी इन चीज़ों को अपन लोग रीड करना चालू करेंगे आगे, एक एक चीज़ को। जैसे अपन लोग का आज ये टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग एनसीईआरटी से भी रिवाइज करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक आपसे प्रीवियसली भी बोल चुके हैं कई बार बेटा कि आप लोग एनसीईआरटी 11th की बुक परचेज करो, फिर उससे अपन लोग रीडिंग करना चालू करेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसको क्लियर करें रेगुलरली, है ना। डाउट नहीं रहने चाहिए बेटा कोई भी, क्योंकि डाउट रहेंगे तो अपन लोग फिर आगे के कंसेप्टों को अच्छा से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो 5 कैरेक्टर हैं, 5 गुणधर्म हैं, विशेषताएं हैं जो सजीव प्राणियों के द्वारा दर्शाई जाती है। एक बार आप लोग अपनी आइज बंद करके 5 को बोल लो। पहली वृद्धि, दूसरी प्रजनन, तीसरी उपापचयन, चौथा कोशिकीय संगठन और 5वां चेतना। 2-4 बार इस तरह से आप लोग रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 हमारे अंदर है। तो फिर आप हमेशा कोई भी पूछेगा तुरंत बोल दोगे एक लाइन से जैसे। और यदि रिवाइज बार बार आप लोग इस तरह से नहीं करोगे तो फिर आप कभी 3 बोलोगे, कभी 4 बोलोगे, कभी 5 बोलोगे, फिर ये चलता रहेगा बेटा डाउट आपके, है ना। तो ऐसा नहीं चलना, हमें एक भी मिस नहीं होना चाहिए। कभी कोई पूछे कि भाई लिविंग बीइंग के कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, तो 5 एक लाइन से बोल दो। पहली वृद्धि, दूसरा प्रजनन, तीसरा उपापचयन, चौथा कोशिकीय संगठन, 5वां चेतना। पहली वृद्धि, दूसरा प्रजनन, तीसरा आपके क्या है उपापचय, चौथा कोशिकीय संगठन, 5वां चेतना। तो ये 5 सजीवों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब एक नई चीज हम लोग आगे क्या सीख रहे हैं, जब आगे इनके अंदर पढ़ेंगे बेटा तो आप लोग देखोगे कि इन 5 में से 2 ऐसे गुणधर्म हैं जो अपरिभाषित हैं और 3 ऐसे हैं जो पारिभाषित हैं। तो वृद्धि और प्रजनन ये अपरिभाषित गुणधर्म है सजीवों के, और भी बोले तो इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, अंग्रेजी शब्द है अपरिभाषित गुणधर्म। और जो बेटा 3 है ये आपके ये क्या है पारिभाषित गुणधर्म है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब आपके माइंड में आया होगा सर ये आपने पारिभाषित और पारिभाषित लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो कई बच्चे तो ये अब बोल रहे होंगे कि भाई इनकी परिभाषा होगी और इनकी नहीं होगी। ऐसा नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या है कि यदि जो लक्षण सजीव दिखा रहे हैं यदि वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, उसका कोई अपवाद नहीं हो, हर प्राणी उस गुणधर्म को दिखाता है, जो सजीव है उसके अंदर वो गुणधर्म होगा तो वो पारिभाषित होगा। लेकिन कभी कभी उसके कोई अपवाद आ जाएं या कोई ऐसे भी सजीव हों, है सजीव लेकिन वो गुणधर्म दिखाते नहीं हो, या कुछ सजीवों के जो लक्षण उनको निर्जीव भी दिखाते हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा अपारिभाषित, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ देखना है कि वृद्धि और प्रजनन आपके अपारिभाषिक गुणधर्म है। तो आपके बेटा पहला क्वेश्चन तो आपके नीट लेवल का यही बन जाएगा। आपके क्या बनेगा? वो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से बेमेल को पहचानिए या अयुग्मित समूह को पहचानिए। देगा आपके 4 इनमें में से ऑप्शन, आप कहोगे ये तो चारों ही। अब ये भी केवल सोचने का बेटा, लेवल जिसका जैसा होगा वो वैसा ही सोचेगा। कई बच्चे सोचेंगे कि ये तो हमने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो सजीवों के गुणधर्म दे रखे हैं, तो इसमें तो गलत कोई है ही नहीं, चारों ही सजीवों के हैं।
कोई सोच रहा होगा किस नज़र से, कोई सोच रहा होगा पारिभाषिक और अपारिभाषिक से। तो जिसने पारिभाषिक अपारिभाषिक से सोचा होगा, जिसके माइंड में ये आइडिया जाया होगा, वो बच्चा उस क्वेश्चन को राइट करके आ रहा होगा, और जिसके नहीं आ रहा होगा फिर वो रॉन्ग करके आ रहा होगा। और गलती से कई बार तो उपरोक्त सभी भी देता। हमारे नीट के अंदर 90% से ज़्यादा चांस होते हैं कि कभी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए, ऑल ऑफ दी जाए, तो उसको बच्चा अभी तक तो टिक कर दिया 9-10 तक, कुछ नहीं आता तो उपरोक्त सभी पे टिक लगा देता। लेकिन नीट में बेटा ऐसा करने पर मैं तो ये कहता हूँ कि 100% वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है। नीट में उपरोक्त सभी वाले आंसर बहुत कम पेपर सेटर बनाता है कि उसमें देता जरूर है उपरोक्त सभी, कि वो बच्चे पे नेगेटिव मार्किंग करवाना चाहता है। इसलिए क्योंकि वो 9-10 तक इस कंसेप्ट को सीखा है कि कुछ नहीं आ रहा, उपरोक्त सभी दिख रहा, और वो उस जगह सही भी निकलता था। लेकिन यहाँ नहीं निकलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोर एक्टिव होना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि दिया, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा दे रखा है। यदि 3 इधर से दे दिए, एक ऑप्शन इसमें से दे दिया, इसका मतलब बेमेल कौन सा है? ये, क्योंकि 3 इसके दिए हुए हैं ना। तो ये 3 तो गुणधर्म जो दिए हुए थे वो पारिभाषिक थे, और एक अपारिभाषिक का दिया हुआ, तो बेमेल तो अयुग्मित तो आपका अपारिभाषिक का है। क्लियर? आपको मीनिंग बता दिया है कि पारिभाषिक और अपारिभाषिक क्या होता है। जिसके कोई अपवाद नहीं हो, सार्वभौमिक हो, तो वो तो पारिभाषिक है, और जिसके कोई अपवाद हो, यानी कोई सजीव भी उस गुणधर्म को नहीं दिखाता हो, या फिर सजीवों के साथ साथ उस गुणधर्म को निर्जीव भी प्रदर्शित करते हों, तो वो अपारिभाषिक गुणधर्म कहलाता है। क्लियर? आगे की क्लास के अंदर हम बेटा इनको डिटेल से 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ तक इस कंसेप्ट को क्लियर करना, नए कंसेप्ट के साथ फिर वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।